नमस्कार, न्यूज़ फॉर इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं बात में दम है। धर्मात्मा निषाद की खुदकुशी पर पुलिस प्रशासन जहां सभी एंगल से जांच कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की फिजा सियासी हो गई है। होना भी लाजमी है, आखिर मामला मंत्री जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां मृतक का परिवार मंत्री और उनके पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, बाकायदा सुसाइड नोट में भी मंत्री और पूरे परिवार का जिक्र है। साथ ही तहरीर तक में मंत्री का नाम लिखवाया गया। तो वहीं पर बड़ी चतुराई के साथ एफआईआर में पुलिस प्रशासन ने मंत्री और बाकी परिवारों के सदस्यों का नाम गायब कर दिया। लेकिन ये कैसे और क्यों हुआ, इसी को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी इसी पर खास रिपोर्ट। धर्मात्मा निषाद की सुसाइड मिस्ट्री, शक की सुई मंत्री पर अटकी। एफआईआर में पुलिस ने किया खेल, आरोपियों से है किसका मेल। होठों पर गुस्सा, आंखों में नमी, चेहरे पर अपनों को खोने का दर्द। चीख चीख कर सिस्टम से सवाल पूछ रहा परिवार है। भाई की जिद है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा, कब तक, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। इन आंखों में इंतजार है अपने पति के कभी नहीं लौट जाने का। धर्मात्मा निषाद के परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब धर्मात्मा निषाद ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। निषाद समाज की सेवा बरसों से करने का फल लगातार धर्मात्मा को मिल रहा था, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि धर्मात्मा निषाद ने फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट जारी कर आरोप मढ़ा कि प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद और उनके बेटों ने उन्हें प्रताड़ित किया और फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान किया गया। यूं तो लंबा चौड़ा फेसबुक पर पोस्ट धर्मात्मा ने लिखा, लेकिन उसके अहम हिस्से पर अगर गौर करें तो शक वाकई मंत्री जी पर जाता है। दरअसल मैंने अपने समाज के लिए काफी कार्य किया। प्रदेश के 40 जिलों में जाकर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे समाज से आने वाले मंत्री संजय निषाद को मेरी लोकप्रियता पच नहीं रही है। इसीलिए वो तरह तरह से हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखवा रहे हैं। ऐसे में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, ये मेरा आखिरी संदेश है। भले ही पुलिस मामले पर लीपापोती कर रही हो, लेकिन शक की सुई बार बार मंत्री जी पर इसलिए भी घूमती है क्योंकि धर्मात्मा के एक आरोपी जयप्रकाश की पत्नी भी हत्या की आशंका मंत्री और उनके बेटों पर लगा रही है। मेरे भाई का हत्या हुआ है। आरोप है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर अभी विधायक है, इंजीनियर सरवन निषाद, इंजीनियर परवीन निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत से, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा। कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के। और मरवाने वाला ये जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर सरवन निषाद, विधायक मंत्री है, दोनों तीनों मिल के चारों मेरे भाई को रुखसार है, डेली मारने वाले। जयप्रकाश निषाद और सरवन निषाद और परवीन निषाद और अरे इन चारों लोग हमारे पति का हत्यारे हैं। इन्हीं लोग हमारे पति को प्रताड़ित कर करके इस कदम उठाना पड़ा उनको। मैं अंजू निषाद हूँ, जयप्रकाश की पत्नी। वो भी मेरे साथ भी कर चुका है। मेरी भी 2 बार जान लेने की कोशिश कर दिया। एक बार तो जहर ही पिला दिया था, एक बार मुझे मरा हुआ मार दिया था। मुझे मरा हुआ समझ के फेंक दिया था। जयप्रकाश वो भी हत्यारा है, उसको भी आरोप है। जो लगा है वो सही है। जो अपने पत्नी का नहीं हो सका, जिससे शादी करके ले आया था, उसका नहीं हो सका, तो दोस्त का होगा, वो नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि उनके तरफ से इनको भी जेल भेजा जाए, कार्रवाई हो। मेरा भी यहाँ पर कंपियरगंज थाने पे तहरीन है, लेकिन मेरी भी एक भी सुनवाई नहीं हो रही है। उस पर परवीन निषाद, डॉक्टर संजय, सरवन निषाद जी, सारा ये लोग मेरा तहरीन रोक दे रहे हैं। मेरी थाने पे एक भी सुनवाई नहीं होती है। यानी शासन सत्ता का हनक है उन लोगों को। जी हाँ। संजय निषाद के जो है ऊपर भी आरोप लगा है। हाँ, तो वही उसको सपोर्ट करते हैं।
किसको सपोर्ट? जयप्रकाश को। जयप्रकाश नहीं तो वो क्या कर पाता है? जब वो अपनी पत्नी को नहीं हो सका तो दोस्त का होगा, कभी नहीं हो सकता है। जाहिर है परिवार को भरोसा था कि जैसे एफबी पर पोस्ट हुआ है उसी आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी, लेकिन अगले ही दिन सब उल्टा हो गया, यानी एफआईआर से मंत्री का नाम ही गायब कर दिया गया। हालांकि इस घटना पर मंत्री जी ने सफाई दे डाली है। हालांकि इसको लेकर सियासत गर्म पूरे सूबे में हो गई और प्रदेश की राजधानी से तस्वीरें मंत्री जी के पुतले फूंकने की आने लगी। धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहां तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है कि दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं उन पर से हट गई थी, क्योंकि अब कुछ मामूली धाराएं उन पर बची हैं। यह सोचकर अचंभित हूं कि बीते 14 जनवरी से मेरी और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। सरवन की भी 4 फरवरी को आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिसिया कार्रवाई भी नहीं हुई और आखिर किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या किया, जैसा कदम उठाया, उसकी जाँच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है वो 2 संदिग्ध बातें हैं कि 8:30 बजे दिखाया गया घटना, 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिंदु दोनों के लिखने में है और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार का आरोप लगाया तो यकीनन बहुत बड़ा आरोप है कि सरकार के मंत्री के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगना। तो मैं यही कहूँगा इसकी यकीनन जांच पड़ताल होनी चाहिए और अगर गलत है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित, जो हमारा देश का कानून कहता है उस प्रकार से कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। अब भले ही मंत्री साहब सफाई दे रहे हों और आरोपों को साजिश करार दे रहे हों, लेकिन वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है और विपक्ष को सदन के शुरुआती दिन से आक्रामक होने का मौका मिल गया है। लेकिन सियासत से इतर इस मामले में वाकई सच्चाई सामने आने की जरूरत है कि आखिर 10 सालों से पार्टी की सेवा करने वाला धर्मात्मा क्यों जीवन लीला को समाप्त कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बिल्कुल यही सवाल, जो दूसरों के लिए सेवा करता रहा वो कैसे अपने जीवन लीला को समाप्त कर सकता है। ये सवाल इसीलिए बरकरार है क्योंकि वो सुसाइड नोट जो सबने देखा फेसबुक पर उसे डाला गया, उसके बाद लगातार ये सवाल उठता रहा कितने घंटे बीत गए, लेकिन इस मामले को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बावजूद इसके जब तहरीर दे दी गई, उसके बाद क्या होता है? तहरीर दे देने के बाद जब सवाल उठने लगते हैं, न्यूज़ 1 इंडिया ने भी ये सवाल बार बार पूछा कि आखिर क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? तो उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है तो उम्मीद ये की जाती थी कि जिस तरह से तहरीर दी गई बिल्कुल वैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन उसमें भी तस्वीर बदलती हुई नजर आई। एफआईआर में कुछ नाम गायब मिले, वो नाम जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं या फिर ये जो पूरी कड़ी है उनके आसपास घूमती नजर आती है। खैर, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दे, देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत करते हैं। निरंजन पोदार पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशीष पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी स्वागत करते हैं। आशुतोष अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे साथ न्यूज़ 1 इंडिया के, आपका भी स्वागत करते हैं। राजन निषाद मृतक के परिजन हैं, उन्हीं के परिवार से, उनके बहुत करीबी हैं, आप उनसे भी बातचीत करेंगे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले एसके वाजपेयी आपसे शुरू करेंगे क्योंकि पूरे मामले को लेकर लगातार आपने गहनता से इसको लेकर सवाल भी पूछे हैं, लोगों से भी बातचीत हुई है और पूरे मामले को आपने बड़े करीबी से देखा। अभी तक जो हम देख रहे हैं, इस पोस्ट के आने के बाद कार्रवाई, तहरीर, तमाम सवाल, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संजय निषाद ने की, तमाम आरोपों पर की जा रही वो सफाई देना उनका, अभी तक की पूरी तस्वीर कम शब्दों में अगर आप स्पष्ट कर सकें तो। बिल्कुल, सवाल बड़े हैं और सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से एक युवा जो कि बड़े पैमाने पर लोगों के साथ जुड़ा रहा हो, जो कि बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर सकता हो, संजय निषाद की पार्टी है निषाद समाज पार्टी, जिसको लेकर पिछले 10 सालों से वो काम कर रहा हो, समाजवादी पार्टी का माफ कीजिएगा, निषाद पार्टी का जो युवा विंग है जिसको युवा निषाद पार्टी कहा जाता है, उसका प्रदेश सचिव रहा हो,
उसके अलावा निषाद पार्टी के अलग अलग पदों पर रहा हो, और इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सारे अलग अलग जो आरोप है वो लगातार निषाद पार्टी पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अगर क्या ये मामला अगर किसी आम व्यक्ति से जुड़ा होता, तो जिस तरीके से पुलिस ने डॉक्टर संजय निषाद, उनके दोनों बेटों का नाम गायब कर दिया FIR से, तो क्या ये नाम वहां पे गायब हो जाता? BNS जो कि नई कानून की धारा उत्तर प्रदेश का पूरे देश भर में लागू हुई है, उसमें जो डिजिटल एविडेंस है उसको माना गया है कि उसको एविडेंस के तौर पर पुलिस यूज कर सकती है, उसका प्रयोग कर सकती है। हालांकि वो सही है या गलत, इसकी फॉरेंसिक जांच होती है और जांच में सारी चीजें स्पष्ट होती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्योंकि एक युवा अपनी जीवन लीला को समाप्त करता है, आप समझ सकते हैं, जिसकी 2 साल पहले शादी हुई हो, 8 महीने से छोटी उसकी बच्ची हो, अगर वो आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने के पीछे क्या ऐसी बड़ी वजह रही होगी जिससे आत्महत्या जैसा कदम उसको उठाना पड़ा होगा। हालांकि डॉक्टर संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री है, ये पहला मौका नहीं है जब उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है। इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं और वो इस आरोप के पहले भी एक बार हत्या के आरोप को झेल चुके हैं, उसका मुकदमा है उनके ऊपर। बिल्कुल। और इसके बाद में बड़ी अच्छी बात आपने यहाँ पे कही कि देखिए जो आत्महत्या करता है वो उससे पहले एक बार जरूर अपने परिवार की तरफ मुड़कर देखता है, और उसके लिए इतना साहस अगर आया और मानसिक तौर पर वो इतना प्रताड़ित हुआ तब जाकर इस तरह का कदम उठाया। खैर, क्योंकि अब FIR को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजन निषाद जी आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि बहुत दुख की घड़ी इस वक्त आपके लिए, लेकिन समझना चाहेंगे इस पूरे मामले की शुरुआत से हम तह तक जाना चाहते हैं कि जो शिकायत दी गई, जो तहरीर दी गई, उसके अलावा जो FIR दर्ज हुई है, क्या उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है जिस तरह से आपने शिकायत की थी? कल सुबह में लगभग मुझे सूचना 9 बजे के करीब हुई। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती निकल रहा था किसी अपने व्यक्तिगत काम से, तो धर्मात्मा भाई मेरे बड़े करीबी मित्र थे, उनको फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट हुई, तो उसमें मैंने उनके साथ चलने वाले एक लड़के अजय निषाद को फोन किया कि धर्मात्मा भाई ये सब क्या पोस्ट किए हैं, उनके घर जाइए देखिए क्या स्थिति है। तो वो गए तो बोले कि भैया मैं नीचे उनके घर के मकान के नीचे खड़ा हूँ और भैया ऊपर है, अभी आ रहे हैं। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप चले जाइए छत पे देख लीजिए, उनका फोन मेरा रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो गए तो दरवाजा बताए कि भैया दरवाजा बंद है, हम बोले दरवाजा तोड़ दो। उसके बाद वो फोन मेरा काट दिए। 10 मिनट बाद उनका फोन आया और वो रोने लगे, रोते हुए कहे कि धर्मात्मा भैया खत्म हो गए। हम बोले कि देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए, हॉस्पिटल ले जाइए। वो तुरंत लेके गए पीपीगंज किसी प्राइवेट क्लिनिक पे, वहां उन्होंने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप सभी लोगों से मैं पहली बार लाइव डिबेट में जुड़ा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। धर्मात्मा निषाद बड़े साहसी और बड़े जुझारू जमीनी कार्यकर्ता एक सामाजिक रूप से थे, और उनका इस तरीके से जाना हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है और मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। और उसमें किसी चीज को मीडिया को या फिर शासन के अधिकारियों को, प्रशासन को, किसी मुख्यमंत्री जी को कुछ बताने की जरूरत है। सब कुछ वो लिख के गए हैं कि क्या क्या उनके साथ घटनाएं होती है। बिल्कुल राजा जी, ये अपूर्णीय क्षति है और वाकई में ये दुख की घड़ी तो है ही, लेकिन ये हमारे परिवार, आपके परिवार ही नहीं, हमारे समाज के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा में हमेशा जुटा रहा, तो ये बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन राजा जी, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय निषाद ने की, उन्होंने इसमें कहा कि दरवाजा बाहर से बंद था, अगर कोई आत्महत्या करता तो दरवाजा अंदर से बंद होता। संजय निषाद जी को, माननीय मंत्री जी को पूरी बात ही नहीं पता है। वो ऑटोमेटिक लॉकर था, उसमें दोनों तरफ से लॉक था, चाबी बाहर थी और एक चाबी अंदर। उनकी माता जी, उनकी पत्नी, उनके बड़े भाई, उनकी बहन, सब लोग जाके चाबी खोज के खोले हैं, पंखे से लटके हुए थे। और ये पूरे मामले में खुद को बचाने के लिए एकमात्र लिपापोती कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत एसपी महाराजगंज और डीएम महाराजगंज के सामने बैठ के मैं सारे मामले में देखा हूं। एप्लीकेशन जो कल लिखा गया था, डीएम सामने मेरे सामने कहा कि वो एप्लीकेशन आप चेंज कर दीजिए, और इसमें जो है कि नया एप्लीकेशन में मंत्री को डायरेक्ट मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता हूं, उनके खिलाफ तो जो राजा जी, ठीक है राजा जी, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, मैं चाहती हूँ एक तस्वीर साफ हो। अब FIR पर आते हैं। दरवाजे वाली बात आपने स्पष्ट की, FIR में नाम नहीं है, तहरीर में वो नाम थे, वो नाम काटे गए।
पुरानी जो तहरीर दी गई थी पुलिस को, पुलिस ने वो तहरीर एक्सेप्ट नहीं किया और परिजनों को, परिजन में उनके बड़े भाई परमात्मा निषाद को ये लोग बैठा के एसपी महाराजगंज और डीएम महाराजगंज एप्लीकेशन दूसरा लिखवाए हैं और उसी पे तहरीर दर्ज करके ये लोग कहे हैं कि 3 अन्य लोगों का अपने हिसाब से एप्लीकेशन दर्ज करवाए। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं, भले प्रशासन मेरे साथ चाहे जो कुछ करे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रशासन मेरे मौजूदगी में, हम 4 लोग सिर्फ बैठे हुए थे उस समय। डीएम साहब के ऑफिस में आप टाइमिंग पूरा निकाल लीजिएगा सब कुछ, और डीएम साहब कहें कि आप जाइए पीएम कराइए, और बाकी 3 लोगों का नाम इसमें नहीं पड़ पाएगा। हम जांच करेंगे, अगर ये लोग दोषी पाए जाएंगे तो इनके नाम की बढ़ोतरी करेंगे। इसके लिए एसपी महाराजगंज ने हम लोग को आश्वासन दिया है। ठीक है राजा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बहुत जरूरी सवाल है जिस पर आपसे जवाब लेने बहुत जरूरी है ताकि ये गंभीर मामला इतनी ही गंभीरता से लिया जाए। आशीष पांडे जी, आपके पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई है उसकी बातचीत जब होती है तो फेसबुक पर जिस तरह से पोस्ट किया गया उसको आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन क्या ये संभव है कि जो पहले तहरीर दी गई फिर एफआईआर दर्ज कर ली गई उसमें बहुत सारे उलटफेर हुए हैं जिस तरह की उम्मीद नहीं थी? ये मामला आपके संज्ञान में होगा। आशीष जी बोलिए। देखिए अर्चना जी, काफी ग्रेव एलिगेशंस हैं जो जिस तरीके के लग रहे हैं कि ओरिजिनल कंप्लेंट जो की गई और उसके बाद उसमें पुलिस की तरफ से कुछ कहा गया कि चेंजेस करिए, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंटायर प्रोसेस को विशिएट तो करता ही करता है। लेकिन जहां तक मेन मामले की बात है, जहां तक मामला निकल कर आ रहा है ये कि फेसबुक पर एक पोस्ट थी और उस पोस्ट पे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री और उनके सहयोगियों के द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई जहां पर एक व्यक्ति को जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ था उसको सुसाइड करनी पड़ी। अब देखिए ये बात ठीक है कि ये एलिगेशन, एक एबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो होती है वो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है, और अगर आप बीएनएस में देखेंगे जो रिसेंटली हमारा लास्ट ईयर एप्लीकेबल हुआ, अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट का भी इसमें प्रोविजन। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव भी क्रिमिनल ट्रायल का या उस चीज का एक एसेंशियल पार्ट होती है। तो अब ये देखने का विषय होगा, जांच का विषय होगा कि क्या ये फेसबुक पोस्ट जो हुई थी वो फेसबुक पोस्ट क्या उसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और अगर की गई थी तो उसके जो कंटेंट्स है क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर। सारी चीजें तब स्टार्ट होती है जब पुलिस की जांच निष्पक्ष तरीके से हो, और जिस तरीके के एलिगेशंस यहाँ पर लग रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जांच उस दिशा में नहीं बढ़ रही है। देखिए ये आशीष जी ये एक दूसरा एंगल है जी। आशीष जी ये एक दूसरा एंगल है कि जो पोस्ट किया गया है क्या वो पोस्ट धर्मात्मा की ओर से किया गया है, नहीं, खैर ये जांच का विषय है। लेकिन अगर इसको आधार माने कि ये पोस्ट धर्मात्मा ने ही किया तो उसके आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के आधार पर क्या कार्यवाही संभव है, क्या प्रोसेस रहता है? अब क्योंकि अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे तो किस तरह से उस पर कार्यवाही आगे की जाती है? ये बाकायदा आरोप लगे। इस विषय में ये कहता है जी कि देखिए एक किसी के कुछ भी कह देने से अगर कोई अगला व्यक्ति सुसाइड करता है तो हर मामला एबेटमेंट सुसाइड में कवर नहीं होता है। अभी रिसेंटली करीब 1.5 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मौका आया था, दिसंबर 2024 में एक क्रूशियल जजमेंट आया जिसमें कि सर्टेन पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया कि किन किन केसेस में इस तरीके की चीजें एप्लीकेबल हो सकती हैं, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला हो सकता है। देखिए अगर जब कोई डायरेक्ट तरीके से या विद इंटेंशन कंपेल करता है किसी व्यक्ति को और उसके बाद वो व्यक्ति सुसाइड करता है तो उसी तरीके के मामले फाइनली एबेटमेंट सुसाइड में कवर होते हैं। अगर केवल पॉलिटिकल राइवलरी रही हो या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो या कुछ और भी स्टेटमेंट्स दिए हो तो शायद हो सकता है कि आगे चल के वो एबेटमेंट सुसाइड का मामला ना बने। जब आप किसी व्यक्ति को कंपेल कर देते हो कि उस व्यक्ति के सामने सुसाइड के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है, उस तरीके के ही मामले जनरली इस तरीके के सेक्शंस में कवर होते हैं। जी अर्चना जी। ठीक है आशीष जी, अब क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, मैंने वो तमाम स्थिति साफ की जिस पर कहीं ना कहीं संशय बने हुए। अब इसके दूसरे एंगल पर आते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी आपके पास आऊंगी और जरा बताइए ये जो पूरा मामला देखा गया इसमें एक बात बार बार कही जा रही कि धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हुई और अंदर खाने कुछ ना कुछ चलता रहा, उनके परिवार की ओर से, उनकी पत्नी की ओर से भी आरोप लगाए गए। इस पर आप इस पूरे मामले को अगर जान रहे हैं तो क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले जी धन्यवाद। और क्योंकि मैं धर्मात्मा जी से मैं एक बार मिला हुआ हूँ, वो भी जौनपुर एक फंक्शन में गया था, तब मेरी मुलाकात हुई थी
और मैं बहुत ज्यादा करीब से तो नहीं, लेकिन मेरी एक बार की मुलाकात में जब उनसे बात हुई थी, थोड़ी ही वार्ता हुई थी, तो उसमें मुझे उनके इरादों की बुलंदी साफ नजर आती थी। और जैसा कि अभी उनके मित्र ने इस बात को कहा कि वो हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, तो मैं इस बात को मैं भी कह सकता हूं कि वो जो थोड़ी से समय की मेरी उनकी वार्ता हुई थी, उसमें कहीं भी मुझे कोई ये गुरेज नहीं लगा कि ऐसा व्यक्ति